हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस का सेक्शन सी और इसी तरीके से हम आपको सेक्शन डी भी प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसका सॉल्यूशन जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सोशल साइंस गाला पेपर 2 सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है वो होगा आपका 18 मार्क्स का। आपको 9 क्वेश्चंस में से कोई भी 6 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 6 3 18, इस तरीके से 18 मार्क्स का सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक सेक्शन सी में होंगे। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये टेक्स्ट बुक में जितनी भी पिक्चर्स हैं आप सब उसको जरूर ढंग से देख कर जाना, क्योंकि ये सेक्शन सी में पिक्चर का क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पिक्चर है वो किसका है? स्तूपा ऑफ सांची। देखो पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन। विच स्तूपा इज शोन इन दिस पिक्चर? तो आंसर क्या है? स्तूपा ऑफ सांची। फिर ये जो स्तूपा है वो कहाँ लोकेटेड है? इन विच स्टेट इज दिस स्तूपा लोकेटेड? तो आंसर इज मध्य प्रदेश, एमपी में है। और दिस स्तूपा इज अ प्रेशियस स्पेसिमेन आर्किटेक्चर ऑफ विच रिलीजन? हिंदू, बुद्धिज्म, सिखिज्म, किसका है ये? जैनिज्म। तो आंसर इज बुद्धिस्ट रिलीजन का ये एक प्रेशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर है। क्लियर है? ओके। फिर क्वेश्चन 39 है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सन टेम्पल ऑफ मोडेरा। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 7 से 8 पॉइंट्स तो लिखने ही है। और आप पॉइंट्स मत गिनिए, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे तो नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन है उसकी पूरी डिटेल आ जानी चाहिए, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। सो पहला पॉइंट क्या है कि मोडेरा टेम्पल इन गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ड इन 1026 एडी ड्यूरिंग द रीन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव वन। तो कहां पर है? मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। 1026 एडी में बना था और कौन से राजा के टाइम पे? तो सोलंकी किंग भीमदेव वन। ये स्टेटमेंट तो कंपलसरी हो गया। देन इन दिस टेंपल अ जेम वाज स्टड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ द सन गॉड। जो सूर्य देवता है उनका जो क्राउन है उनके बीच में एक जेम स्टड किया गया है, और इस तरीके से कि सूरज की पहली किरण उस जेम पर आती है और पूरे जो मंदिर है उसमें लाइट हो जाता है। देखो द एंट्रेंस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेंपल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट रे ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली। क्योंकि ईस्टर्न साइड है तो सन राइजेस इन द ईस्ट, तो पहली किरण उस जेम पर पड़ती है। बिकॉज ऑफ इट द एंटायर सैंक्टम इज लिट अप क्रिएटिंग अ डिवाइन एटमॉस्फेयर। तो पूरा मंदिर ऐसे जगमगा उठता है सिर्फ उस रे की वजह से, और इस तरीके से एक डिवाइन एटमॉस्फेयर मंदिर में क्रिएट हो जाता है। 12 डिफरेंट इमेजेस है सन गॉड की, एनेरोटिक स्कल्पचर्स आर सीन। उसके अलावा द कार्विंग ऑफ दिस टेंपल इज डन इन, ये भी लिखना कौन से स्टाइल में किया गया है? तो ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट, इस स्टाइल में ये टेंपल बना है। देयर आर 108 स्मॉल टेंपल्स सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक व्हिच क्रिएट्स अ प्लीजेंट साइट एट डॉन एंड डस्क। तो इस टेंपल को सराउंड करे हुए कितने छोटे छोटे टेंपल है? 108 टेंपल है जो पूरा एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, एक प्लीजेंट साइड एट डॉन एंड डस्क, यानी कि एकदम सुबह और शाम को। ठीक है, तो यहां पर कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन हुआ? 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। सारी की सारी डिटेल्स आ गई। और अगर आपके पास टाइम हो तो लास्ट में आप क्या करना कि जो भी क्वेश्चन है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना उनको अंडरलाइन कर दो। जैसे जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इस तरीके से आप पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर दो, तो जो जो मेन पॉइंट होते हैं ना वो तुरंत नजर में आ जाएंगे और आपको मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। ओके, चलो फिर अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हाँ, ये हमारी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन का। चलो क्या है? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां पर है? रावलपिंडी, जो आज का पाकिस्तान है, और कैपिटल ऑफ एशियन गांधार। तो गांधार रीजन की ये कैपिटल हुआ करती थी। दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन हाउ मेनी सब्जेक्ट? तो 64 सब्जेक्ट्स में यहाँ एजुकेशन दिया जाता था। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो आश्रम में ही रुकते थे अपने गुरु के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। और जीवक नाम का एक डिसिपल है लॉर्ड बुद्धा का, जिन्होंने यहाँ से आयुर्वेद सीखा। ठीक है, जीवक द डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्न आयुर्वेद फ्रॉम हियर। नाउ अकॉर्डिंग टू बिलीफ, एक मान्यता के अनुसार दिस यूनिवर्सिटी वाज, तो ये जो तक्षशिला है इसका नाम पड़ा
तक्ष के नाम पर। अब ये तक्ष कौन है? तो सन ऑफ भरत, भरत का बेटा, उनका नाम क्या है? तक्ष, उसी के नाम पर तक्षशिला पड़ा। और भरत कौन? ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम, बोर्न इन रघुकुल। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो उसमें से जो भरत है उनके बेटे का नाम था तक्ष, तो ये यूनिवर्सिटी का नाम पड़ गया तक्षशिला, ऐसा माना जाता है। इट वॉज रिनाउंड एजुकेशन सेंटर ऑफ 7th सेंचुरी का ये बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर था। ओके, इन स्पाइट ऑफ लिमिट अलॉट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, यानी कि उसमें ऐसा था कि एक टीचर 20 बच्चों को ही पढ़ा सकता है, लेकिन जो टीचर्स थे वो अपने मन से 20 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज, बहुत दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने आते थे, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, है ना। प्रिंस ऑफ वाराणसी और प्रसेनजीत सिंह, द किंग ऑफ कौशल, द ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि, यहाँ पे देखो 3-3 नाम देखे रखे हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि तक्षशिला के बारे में बताओ, तो स्टेटमेंट कैसा होगा कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल दो जहां पर प्रिंस ऑफ वाराणसी, प्रसेनजीत सिंह जो कि कौशल का राजा था, और तीसरा ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि जो यहां पढ़े हुए हैं, उस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा भी एक्सपर्ट पॉलिटिशियन कौटिल्य गॉट एजुकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन है कौटिल्य? इनके एक और नाम है विष्णुगुप्त, और एक और नाम क्या है? चाणक्य। ठीक है, तो उन्होंने भी यहां से ही पढ़ाई की है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। नाउ तक्षशिला वाज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसफी, वर्ल्ड लॉर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा। यानी कि देखो वहां पे लिखा था ना कितने सब्जेक्ट? 64, यानी कि ऑलमोस्ट सारी फील्ड इसमें कवर्ड हो गई। जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप यहां पर पढ़ सकते थे। नाउ चाइनीज स्कॉलर फाहिन विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। हर एक यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई स्कॉलर आया है, ट्रैवलर आया है, तो उसके नाम याद रखने। तो चाइनीज स्कॉलर फाहिन कहां पर आया था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 5th सेंचुरी में। ओके, तो इस तरीके से तक्षशिला के बारे में एक एक डिटेल लिख दे, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो ऐसे आपको फ्रेम करना है 3 मार्क्स के क्वेश्चन को। अब जैसे ये रेड सॉइल है, इसमें इसके अलावा कुछ है नहीं, आप टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना, कभी भी डाइजेस्ट प्रिफर मत करना, उसमें फालतू का दिया रहता है। तो इधर पे देखो रेड सॉइल है, टेक्स्ट बुक में जितना है उतना ही हमने यहाँ पे लिखा, तो ये सफिशियंट होगा 3 मार्क्स के लिए। ओके, सो red soil occupies how much % of the total land of India? तो 19%. Then कहां पर है? तो तमिलनाडु इन पेनिनसुलर अप टू बुंदेलखंड इन नॉर्थ, फ्रॉम राजमहल हिल्स इन ईस्ट अप टू कच्छ इन वेस्ट। मैंने इस तरीके से आपको याद करवाया था। इधर देखेंगे बुंदेलखंड, यहाँ तमिलनाडु, वेस्ट में कच्छ, और यहाँ राजमहल हिल्स। ठीक है, इस तरीके से इतने पूरे एरिया में रेड सॉइल है। The soil is red in color due to presence of ferric oxide and it becomes yellow as we go down. तो ये रेड सॉइल का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड होती है, और जैसे ही हम इसको डिग करेंगे तो अंदर इसका कलर हो जाता है येलो। ठीक है, नाउ लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट इसमें नहीं होते। देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फोस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटेश। तो ये जो सॉइल है इतनी फर्टाइल नहीं होती है। क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये सारे क्रॉप्स इस सॉइल में उगाए जा सकते हैं। ठीक है, और किसकी कमी होती है? लाइम, मैग्नीशियम, पोटेश, नाइट्रोजन, इन सबकी डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ इस तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जा सकते हैं। ओके, नाउ स्टेट द वेज टू स्टॉप सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को हम किस तरीके से रोक सकते हैं? पहला पॉइंट है कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन दी लैंड, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं जब वो एक्सेसिव ग्रेजिंग कर लेते हैं तो जो सॉइल है वो लूज हो जाती है, सॉइल इरोजन फिर आसानी से हो जाता है, इसलिए ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। दूसरा, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन काउंटर मेथड इन स्लोपी रीजन। जो स्लोपी रीजन है वहां पर भी हमको ट्री प्लांटेशन करना है, क्योंकि जो पेड़ की जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है ना। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन बहुत इजीली हो जाता है। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड, यानी कि जो ऐसी जमीन पड़ी है वहां पर पेड़ उगाओ ताकि ना जो रूट्स है वो पकड़ के रखे मिट्टी को, सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सके। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स, और जहां स्ट्रीम्स है वहां चेक डैम का कंस्ट्रक्शन कराना इसलिए जरूरी है इन केस अगर जो रिवर वाटर है वो ज्यादा हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई तो जो एक मार्क है उससे ज्यादा पानी हो गया, तो जैसे फ्लड की सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है। तो अगर चेक डैम्स होंगे तो हम रिवर वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं और फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट विल डायरेक्टली कंट्रोल द सॉइल इरोजन।
नाउ कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। और जो सीड्स हम बो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डीप डिग करके हमको वहां पे बीज को सो करना है ताकि वो आसानी से पानी के साथ बह ना जाए। तो दीज आर द मेजर्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर है स्टेट दी स्टेप्स टेकन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहले तो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, वैसे भी ये बहुत बार 1 मार्कर में पूछा जाता है, 1972 इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 was passed to protect the plants and animals, that is the environment. Then the act also bans poaching, hunting of many animals and protect their habitat. तो इस एक्ट के तहत पोचिंग और हंटिंग बैन कर दिया। पोचिंग मतलब भी क्या होता है, इलीगल हंट करना जानवरों का। फिर मैनी सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा, ये सब एस्टेब्लिश किए हैं किसके लिए, एनिमल्स और उनका जो हैबिटेट है जहां वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड दी forest. Now there are also smaller projects by state government and the locals, like अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, लायन प्रोजेक्ट होगा, राइनो प्रोजेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट इसलिए लाए हैं ताकि ये जो स्पीशीज है वो खत्म ना हो जाए, ये एंडेंजर्ड हैं, तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोजेक्ट भी लेकर आई है। फिर द पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स विच में हार्म द एनवायरमेंट, लाइक चिपको मूवमेंट। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, चिपको मूवमेंट कहां पर हुआ था, उत्तराखंड में, जहां पर लोग जो हैं वो पेड़ से चिपक गए थे, उनको हक कर लिया था ताकि उनको कोई काट ना सके। ठीक है। फिर द गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस पोल्यूशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स गवर्नमेंट उठाती रहती है। तो दीज आर द स्टेप्स टेकन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। नाउ स्टेट द रेमेडीज फॉर कंट्रोलिंग प्राइस राइज। प्राइस राइज को कंट्रोल करने के मेजर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है मॉनेटरी मेजर्स। देखो मॉनेटरी मेजर्स RBI के होते हैं और फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो पहला हम देखेंगे मॉनेटरी मेजर। RBI क्या करती है, मार्केट में मनी सप्लाई का जो सर्कुलेशन है वो रिड्यूस कर देगी, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कम कर देगी बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू लैंडिंग पॉलिसी। देखो किस तरीके से, जब RBI क्या करती है, कमर्शियल बैंक को लोन देती है, तो जब RBI अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा पड़ेगा, तो जो कमर्शियल बैंक है वो RBI से लोन नहीं लेंगी या कम लेंगी। तो इस तरीके से मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हुआ। अब इसका असर क्या होगा, कमर्शियल बैंक को लोन महंगा पड़ा तो उन्होंने क्या किया, जनरल पब्लिक के लिए यानी कि उसके कंज्यूमर के लिए भी उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया। अब जब हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया यानी कि हमको लोन महंगा पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, लोन कम लेंगे। तो इस तरीके से जैसे ही RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करती है, कमर्शियल बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देती है, उसकी वजह से हमको लोन महंगा पड़ता है तो हम लोन कम लेते हैं, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी
कम हो जाता है और इस वजह से प्राइस कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा आएगा उतना खर्च करते हैं, इसलिए मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना रहता है। तो ये एक मेजर है। हेंस अब होता क्या है, क्रेडिट बिकम्स कॉस्टलियर, यानी कि लोन महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अब जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं लोन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारा, लेकिन लोन महंगा पड़ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसकी जगह पे लोगों में जो सेविंग टेंडेंसी है, खर्च ना करना, उसकी जगह सेविंग करना, ये बढ़ जाएगा ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दस एक्सेस मनी कम्स बैक टू द इकोनॉमी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब लोग फालतू का पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, फालतू में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कंट्रोल हो गया और इसके थ्रू हम क्या कंट्रोल कर लेते हैं, इन्फ्लेशन यानी प्राइस राइज। Due to increase in reserve fund of bank, commercial bank are controlled to provide loan, so lending decreases and inflation is controlled. जैसे ही कमर्शियल बैंक अपना ज्यादातर रिजर्व आरबीआई के पास रखेंगे तो उनके पास लोन देने के लिए कम होगा। जब लोन देने के लिए उनके पास पैसा ज्यादा नहीं है तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी होगा ही नहीं उतना, ठीक है। तो फिर वही हुआ, सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा मेजर क्या है, फिस्कल मेजर। ये कौन लेता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी। ये कैसे मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम करेगा, बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो भी तरह का खर्चा करता है, फिर चाहे वो वेलफेयर के लिए खर्चा हो, डिफेंस के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, लेकिन गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रहा है तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही, तो मार्केट गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना जो खर्चा है, अपना खुद का एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। इट पोस्टपोन सच प्लान्स विच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई एंड नॉट लिक्विडेटिव इमीडिएटली। तो वो ऐसे खर्चे ना टाल देंगे जिसकी इमीडिएट जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम होगा। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द टैक्स विच रिड्यूसेस द परचेसिंग पावर ऑफ द सिटीजन एंड कंट्रोल्ड प्राइस राइज। यानी कि गवर्नमेंट जब टैक्स इंक्रीज करता है तो हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। एग्जाम्पल, 100 रुपए इनकम है, इसका 10% आपको गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। तो आपके पास खर्च करने के लिए कितना बचा, 90 रुपए। अब गवर्नमेंट ने अपना टैक्स बढ़ा दिया, आपकी इनकम 100 रुपए है, गवर्नमेंट ने बोला कि 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी 30% टैक्स रहेगा, तो अब गवर्नमेंट को आपको 30 रुपए देने पड़ेंगे और आपके पास खर्च करने के लिए कितने बचे, 70 रुपीज। तो समझ में आया, हमारी परचेसिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा क्योंकि हम खर्चा उतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है फिस्कल मेजर्स जो गवर्नमेंट उठाती है, किस लिए, प्राइस राइज यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ना। तीसरा है कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो लोन है यानी कि जो क्रेडिट है वो कॉस्टली हो जाता है, तो लोग फालतू का इन्वेस्टमेंट नहीं करते। देखो, इन ऑर्डर टू सी दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिहाइंड अनयूजफुल एंड लग्जरी आइटम रिड्यूस, लाइसेंस और परमिट सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड। अब मार्केट में महंगाई कैसे बढ़ती है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो फालतू चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे उनको घर वगैरह की जरूरत नहीं है तो भी उन्होंने फ्लैट लेके रखे हैं, बंगलो लेके रखे हैं, जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से ओवरऑल जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट या लग्जरी आइटम में इन्वेस्टमेंट कम हो, उसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस और परमिट सिस्टम चालू कर देती है। फिर बैटिंग ओरिएंटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस। बैटिंग यानी कि शर्त लगाते हैं ना, बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं उसमें बैटिंग चलती है, तो ये सब रुक जाता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड इंक्रीजेस इंस्टेड ऑफ लग्जरियस गुड। जो एसेंशियल गुड्स है यानी कि बेसिक कमोडिटीज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाना चाहिए और जो लग्जरियस आइटम है उनका प्रोडक्शन कम हो जाना चाहिए। इसकी वजह से प्राइस राइज जो है वो कंट्रोल हो सकता है। ओके, तो 3 मेजर्स हमने देखे, मॉनेटरी मेजर, फिस्कल मेजर, कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर चौथा क्या है, प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग, पीडीएस। Public distribution system has been implemented in India since 1977. पीडीएस के अंदर फेयर प्राइस शॉप आती हैं, जिसमें जो बीपीएल लोग हैं उनको, जो बीपीएल के अंदर आते हैं उनको फ्री में, और जो पुअर फैमिलीज हैं पर बीपीएल में नहीं आती उनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेसिक नीड्स मिल जाते हैं, गेहूं, चावल, तेल, आटा, ये सब। The object is to provide low income group of society, people living below poverty line with essential commodity at reasonable price. और ये करता कौन है, फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। Now, administered price mechanism to prevent hoarding and to maintain the price of essential good at reasonable level and to ensure the easy availability, the government fixes the prices of the commodities. मान लो hoarding यानी कि जरूरत नहीं है फिर भी आप खरीदे जा रहे हो और घर में स्टॉक भरे जा रहे हो, तो आपकी जरूरत के बिना खरीदने की वजह से मार्केट में पर्टिकुलर उस कमोडिटी की जो सप्लाई है वो कम हो गई, यानी कि कमी हो गई, लेकिन डिमांड तो उतनी है। तो रूल क्या है कि जब डिमांड हो लेकिन उस चीज का सामने सप्लाई ना हो पाए तो जो प्राइस है वो
इंक्रीज हो जाता है। तो होर्डिंग एक्टिविटी रोक देना और कुछ चीजों की जो प्राइस है गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। वरना कि प्राइवेट सेक्टर तो कैसा होता है कि वो वेलफेयर से उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर उसको प्रॉफिट दिख रहा है तो वो प्राइस इंक्रीज करता ही रहेगा, जिसकी वजह से जो बीपीएल है, जो लो इनकम ग्रुप है, वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ कमोडिटीज के प्राइस वो फिक्स कर देती है। इट आस्क्स अ ट्रेडर टू सेल द गुड्स एट द फिक्स प्राइस, और जो ट्रेडर है उसको उसी प्राइस में गुड्स बेचने पड़ेंगे, उससे ज्यादा में वो बेच नहीं सकता। टू कीप द प्राइस लेवल अंडर कंट्रोल द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड लेजिस्लेशन, तो एक लॉ भी है इसको इसको कंट्रोल करने के लिए। क्या है? असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इसके अंडर जितने भी असेंशियल कमोडिटीज हैं उसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट देखती रहती है और कुछ का वो फिक्स भी कर देती है, और ट्रेडर को उससे ज्यादा बेचने का अलाउ नहीं है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन हम इसमें सारे पॉइंट्स कवर करेंगे क्योंकि है स्टेट द रेमेडीज फॉर कंट्रोलिंग प्राइस राइज। तो जो रेमेडीज हैं सब पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन, देखो हर कितने पॉइंट्स अपने पास 4-5 पॉइंट है, उन सब के आप 3-3 4-4 पॉइंट लिख लेना, तो ये पूरा कंप्लीट 3 मार्क्स का बनेगा। कौन सा होगा? पहला मॉनेटरी मेजर है, फिजिकल मेजर है, कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पीडीएस और एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म। ओके, चलो फिर हु कैन फाइल अ कंप्लेन, What are the details required to be submitted in a complaint? तो ये कंज्यूमर वाले चैप्टर से है कि कंज्यूमर में कंप्लेन कौन कर सकता है और कंप्लेन करने के लिए क्या क्या चाहिए। सो फॉलोइंग कैन फाइल अ कंप्लेंट, सबसे पहले जिसके साथ गलत हुआ है यानी कि कंज्यूमर खुद। दूसरा, कंज्यूमर तो गवर्नमेंट भी हो सकती है ना, क्योंकि वो भी चीजें खरीदती है, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट हो, ये भी कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा है कंज्यूमर सोसाइटी या कंपनी लॉ या कोई भी प्रिवेलिंग लॉ। चौथा है रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर ऑन द मैटर इन विच इट इज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहाफ पर कोई दूसरा भी जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो वो भी कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि वो जो कंप्लेन है वो ओवरऑल सारे कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल होगी फ्यूचर में। फिर एनी मेंबर ऑफ द फैमिली और पर्सन हु हैज परचेज्ड द प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हिच विद हिज परमिशन में फाइल अ केस, और फैमिली में अगर किसी एक मेंबर के साथ कुछ गलत हुआ है तो फैमिली का कोई भी मेंबर उसके बिहाफ में कंप्लेन कर सकता है। इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल और सर्विसेज और में लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट लॉ, अगर अगेंस्ट लॉस, तो आपने जो भी सामान खरीदा है उसकी वजह से आपको कुछ लॉस हुआ है, फिजिकल मेंटल हार्म जो हुआ है, ठीक है, या फिर मटेरियल उसने कम दिया, कुछ भी दिक्कत हो, तो उस फैमिली का कोई भी मेंबर कंप्लेन कर सकता है। तो पहले तो ये 5 आपको लिख देने हैं कि हु कैन फाइल अ कंप्लेन। फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो पहला है नेम ऑफ एप्लीकेंट, उनका एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, enclosed copy of supportive evidence or documents related to accusation, never give the original evidence। अब जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो क्यों बार बार बोला जाता है कि बिल जरूर लें, क्योंकि बिल एक लौता एविडेंस होता है, वही एक प्रूफ है कि हाँ आपने उस ट्रेडर से ये चीज खरीदी है। तो जो बिल है यानी कि जो बिल है वही आपका बन जाएगा सपोर्टिव या और सपोर्टिव एविडेंस। लेकिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ना जेरोक्स कॉपी ही वहां पर सबमिट करनी होती है, कभी भी ओरिजिनल चीज आप नहीं देंगे। जैसे आधार कार्ड है, कितनी जगह पे आधार कार्ड मांगा जाता है तो ओरिजिनल थोड़ी दे देते हैं, जेरोक्स कॉपी देते हैं। तो बस इसलिए कॉपी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उनका जेरोक्स देना है और ओरिजिनल कभी नहीं देना है, और जो मेन एविडेंस होता है वो बिल ही होता है। तीसरा है एनक्लोज बिल, रिसिट ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, हाँ जब पेमेंट जैसे ऑनलाइन किया तो उसकी अलग से रिसिट आ जाती है, तो वो भी एनक्लोज करनी है। इफ द पेमेंट हैड बीन डन बाय चेक, तो अटैच करो काउंटर और गिव डिटेल्स ऑफ चेक। तो काउंटर क्या होता है? जैसे आपने कभी चेक भरा हो तो ये चेक नहीं है, जब आप चेक डिपॉजिट करने जाते हो तो एक स्लिप बैंक देती है जिसको फिल करना है, यहाँ पे नाम नंबर सब होता है, यहाँ अमाउंट और इधर पे भी नाम नंबर अमाउंट। तो आपने चेक दिया, ये स्लिप दी, यहाँ पे उन्होंने स्टैंप लगाया, इधर भी स्टैंप लगाया, इतना हिस्सा बैंक अपने पास रख लेगी और ये आपको दे देगी, तो इसी को बोला जाता है काउंटर। तो ये प्रूव होता है कि आपने चेक से पेमेंट किया है, तो ये आपको सबमिट कर देने का। फिर कॉपी ऑफ कंडीशन मेंशन बाय द सेलर, कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट, पैम्फलेट और प्रोस्पेक्टस, यानी कि कौन सी चीज कंज्यूमर ने कही और वो चीज कमोडिटी में नहीं है, उसका क्या प्रूफ है। तो उसके लिए जैसे आपने कहीं एडवर्टीजमेंट में देखा हो कि देखो इसमें तो ऐसा ऐसा लिखा था कि ये होगा इसमें, पर ये नहीं है, तो ऐसा कोई भी एविडेंस जो सेलर या ट्रेडर ने कहा, जो कंडीशन उसने रखी, लेकिन लेने के बाद आपको पता चला कि ये सारी चीजें नहीं है, तो उसका भी प्रूफ आपको यहाँ पर एनक्लोज करना रहेगा। क्लियर है? चलो
फिर ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि विच आर द स्कीम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू एंश्योर इक्वालिटी टू वुमेन। ये गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम्स है, यहाँ पे आपको सारी लिखनी ही होगी। तो फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड फॉलोइंग स्कीम। सबसे पहले चैरियट फेस्टिवल गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चालू किया गया था। दूसरा है विद्या लक्ष्मी बॉन्ड, किसके लिए? गर्ल चाइल्ड इन विलेजेस, ऐसे गांव की गर्ल चाइल्ड के लिए जहां पर 35% वुमेन लिटरेसी हो, 35 से कम वुमेन लिटरेसी है तो उस विलेजेस के लिए। और अर्बन एरियाज में जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं वहां की गर्ल चाइल्ड के लिए विद्या लक्ष्मी बॉन्ड चालू किया गया था। तीसरा है सरस्वती साधना योजना, इसके तहत 1,50,000 गर्ल्स को साइकिल्स दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी? नंबर याद रखना, 1,50,000 सरस्वती साधना योजना। सबला योजना किसके लिए थी? एडोलसेंट गर्ल न्यूट्रिशियस फूड टू एडोलसेंट गर्ल, छोटी बच्चियों को पूरा न्यूट्रिशन मिले उसके लिए। गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट। तो गुजरात गवर्नमेंट ने लगा दिया है ये 33% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट में, किसके? वुमेन के लिए। राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना इंप्लीमेंट की गई थी पेंशन प्रोवाइड कर देने के लिए टू द प्लोरिटेरियन एंड डेस्टिट्यूट, यानी कि गरीब, ठीक है, ओल्ड पीपल एंड विडोज इन लेटर हाफ ऑफ देयर लाइफ। तो स्वावलंबन योजना जो है वो ओल्ड पीपल, डेस्टिट्यूट पीपल और जो विडो है उनके लिए है। लेटर हाफ ऑफ देयर लाइफ यानी कि जब उनकी एज हो जाती है 60+, तो एक पेंशन यानी कि रेगुलर इनकम उनकी बनी रहे उसके लिए। मिशन मंगलम योजना गवर्नमेंट इसके तहत क्या प्रोवाइड करता है? इकोनॉमिक हेल्प टू सखी मंडल टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। अगर जो वुमेन है वो अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहती हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए सखी मंडल के थ्रू मिशन मंगलम योजना स्टार्ट की गई थी। फिर है ममता कार्ड इशू किया गया अंडर ई ममता प्रोग्राम टू कंट्रोल द डेथ एट द टाइम ऑफ मेटर्निटी। तो जब प्रेग्नेंट होती है और जब डिलीवरी होती है उस टाइम पर बहुत सारी वुमेन की डेथ हो जाती है, तो उस डेथ को कंट्रोल करने के लिए ममता कार्ड भी इशू किया गया था। फॉर एबॉलिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सेव गर्ल चाइल्ड बेटी बचाओ अभियान भी स्टार्ट किया गया था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि क्या करते थे कि बच्चा पैदा होने से पहले ही पेट के अंदर ही पता लगाते थे कि वो लड़का है या लड़की। तो अगर लड़की है तो उसको पेट में ही मार देते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो वो सारी चीजें रोकी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया और सेव गर्ल चाइल्ड बेटी बचाओ अभियान चालू किया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो प्रेग्नेंट वुमेन है, they are provided with medicines, laboratory test, operation facility free of cost under चिरंजीवी योजना। मेन तो है आपको सारी योजनाओं के नाम याद होने चाहिए और उनका मेन पर्पस जो है वो, क्योंकि ये तो चलो 3 मार्क्स में आ गया, लेकिन इस तरीके से आपको 1 मार्क्स में इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो जितनी भी योजना है मेन वो याद रखो और उनका जो पर्पस है वो, ठीक है। तो चिरंजीवी योजना किसके लिए थी? ST/SC की प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 2 का सेक्शन सी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। PDF आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।